नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस को आधार बना करके हम चीज़ों को पढ़ते हैं, ताकि अगर हम नेट स्तर की तैयारी करते हैं तो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी को भी हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा मेन मोटिव है वो है यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करना। तो देखिए, मैं आपके लिए उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सीरीज, रिवीजन सीरीज चल रही है, तो इसमें देखिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देखने को मिलेगी ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें और आप एक तरह से खुद को परफेक्ट बना सकें, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने इन सभी चीज़ों को नहीं देखा या नहीं पढ़ा है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को देखिए, पढ़िए और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा एग्ज़ाम तक, क्योंकि दिसंबर का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 1 या सवा महीना रह गया। तो आप लोग इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस कीजिए, बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है वह भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और उन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते भी हैं। देखिए क्या है, आदिकाल साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, तथ्यों को जानेंगे कि क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा जो है विक्रम संवत के अनुसार है। आपको पता है विक्रम संवत जो होता है हमेशा ईसवी संवत जो चलता है उससे 57 साल आगे चलता है। तो विक्रम संवत के अनुसार 1050 से 1375 और ईस्वी में देखें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक इसका समय काल माना गया है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो आदिकाल का सर्वमान्य नाम आदिकाल ही है। आपको पता होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल नाम दिया गया है, वह आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया है और इसको सब विद्वानों ने सर्वमान्य रूप से माना भी है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्यवधानों का युग कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मतलब इस काल को सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से बताया गया है कि इस युग को जो नाम है वो किस रूप में लिखा जाए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और इस युग में तरह तरह की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है साहित्य के क्षेत्र में। रासो काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, कई तरह के काव्य जो है हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसका जो नाम है एक तरह का नहीं रख सकते, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इसको वीर गाथा काल और फिर इसको वीर काल कह दिया गया। तो इसका जो नाम है इस प्रकार नहीं रखा जा सकता, इसलिए जो इसका नाम है आदिकाल ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगा और यही जो नाम है सर्वमान्य भी है। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ा हुआ विकसित रूप कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका समर्थन किया। तो अपभ्रंश का बढ़ावा या विकसित रूप जो है हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र इसके समर्थक में हमें देखने को मिलते हैं। और देख लीजिए क्या है, आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को माना गया है और ये सर्वमान्य भी है सरहपा। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना जो है देवसेन की रचना श्रावकाचार को मानी जाती है, जो कि 933 ईस्वी का बताया जाता है। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू ने पौमचरित स्वयं लिखा है। पौमचरित जो रचना है पूछी जाती है किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कड़वक एक प्रकार की शैली है जिसमें दोहा और चौपाई दोनों को शामिल करके लिखा जाता है और उस शैली को कड़वक के रूप में हम जानते हैं। हिंदी में दोहा, चौपाई, कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि जो है सरहपा थे। हिंदी में जो पहली बार प्रयोग किया कड़वक शैली का वह सरहपा ने किया है। वहीं देख लीजिए, आपको पता होगा कि सिद्धों की जो संख्या है वह 84 है और ये जो है टीजीटी, पीजीटी और नेट में भी पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, पहला सिद्ध कौन है, अंतिम सिद्ध कौन है, तो ये पूछा जाता है। तो देखिए 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होता है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो है सरहपा माने जाते हैं। तो प्रथम सिद्ध जो है सरहपा को माना जाता है। और
सिद्धों का चरमोत्कर्ष का काल 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। 8वीं से 13वीं शताब्दी जो काल है सिद्धों का, बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष काल है, मतलब इस समय ये ज़्यादा विख्यात हुए। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को माना जाता है और इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के शासक और मंत्री उनके शिष्य बन गए थे। तो लुइपा जो है सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धों में, तो ये पॉइंट भी आपके लिए विशेष है और इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान जो है हरप्रसाद शास्त्री है। तो सिद्ध साहित्य के बारे में जिसने सबसे पहले जाना उसका नाम था हरप्रसाद शास्त्री। सिद्धों में सबसे बड़े और अधिक रचनाएं लिखने वाले कवि जो हैं कण्हपा थे। उन्हें कृष्णपा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 74 रचनाएं लिखी है। तो कण्हपा ने सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी है, इनको हम कृष्णपा के नाम से भी जानते हैं और ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी नाम आ रहे हैं सरहपा, लुइपा, कण्हपा, इनसे प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को जरूर नोट कीजिए और पढ़िए। सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी, मतलब 4 नारियां थी। इनके नाम थे लक्ष्मीकरा और नाम था मणिभद्रा, फिर नाम था कनखलापा, फिर नाम था मेखलापा थे। ठीक है, तो ये 4 नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि 84 सिद्धों में से 4 स्त्रियां हैं और इनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसको देख लेते हैं। सिद्धों में सहजयान और महासुखवाद के प्रवर्तक जो है सरहपा थे। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के संप्रदाय थे, महायान और एक का नाम मेरे दिमाग से अभी नहीं भूल रहा हूँ, तो आपको पता होगा। तो इसमें क्या है, महासुखवाद की बात की गई है। सहजयान और महासुखवाद के प्रवर्तक जो है सरहपा थे सिद्धों में। ठीक है, तो इसको जरूर देखिए और इसको भी देख लेते हैं। वे रचनाकार जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं मतछेंद्र नाथ, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे। इनको मीन नाथ के नाम से भी जाना जाता है। जालंधर नाथ, नागार्जुन को रसायनी के नाम से भी जाना जाता है और चरपट नाथ और गोरखनाथ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको सिद्धों में भी गिना जाता है और नाथों में भी गिना जाता है। तो देखिए ये दोनों में ही गिने जाते हैं, तो ये विशेष है। तो इन 4-5 नामों को जरूर याद कर लेना क्योंकि इनसे प्रश्न बनेंगे। नाथ पंथ के प्रवर्तक, जो नाथ पंथ है आप देख रहे होंगे यूपी के जो सीएम है सीएम योगी, ठीक है, वे नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। और देखिए नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वह है मच्छेंद्र नाथ, जिनको हम मीन नाथ के नाम से भी जानते हैं। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ, मतलब नाथ पंथ मतलब जो संप्रदाय शुरू किया इन्होंने नाथों का, वे थे मच्छेंद्र नाथ। और गोरखनाथ के जो साहित्य हैं वह बहुत ही ज़्यादा विशेष है, इसलिए साहित्य के जो प्रवर्तक है गोरखनाथ को हम मानते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं भाई। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु आपको पता है 3 सहोदर भाई हैं और इन्होंने जो गोरखनाथ है उन्हीं को ही पहला क्या माना है, गद्य लेखक, जिसमें हम रचनाएं लिखते हैं, उपन्यास, कहानी, इस प्रकार की जो रचनाएं लिखी जाती है गद्य में लिखी जाती है और पद्य में केवल कविताएं लिखी जाती है। कविता, दोहा, ये सब जो है पद्य में लिखा जाता है। तो गद्य के जो प्रवर्तक है मिश्र बंधुओं के अनुसार देखें तो गोरखनाथ को माना जाता है। इसको भी देख लेते हैं कि नाथ पंथ में हठ योग, साधना प्रणाली और षड चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। देखिए नाथ संप्रदाय में हठ योग की बात की गई है और योग इतना कठिन है इसमें कि मतलब आपको परिवार से अलग रहना है, स्त्रियों के बिल्कुल पास नहीं जाना है, ठीक है। और जो आपके शरीर में 7 केंद्र हैं उनमें उनको जगाने की कोशिश करना है ताकि आप मोक्ष को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसमें इस तरह की बातें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हमें इसमें देखने को मिलती है। गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना जो है शब्दी है। तो सबसे प्रमाणिक रचना शब्दी को माना गया है गोरखनाथ की। और देख लेते हैं राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ
रिपु, दारण, रास जो संस्कृत में है, रास साहित्य आपको पता है, रास साहित्य और रासो साहित्य अलग अलग है। और रास साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है रिपु दारण रास को संस्कृत में जो लिखा है माना गया है। और अपभ्रंश में रचित रास साहित्य से संबंधित प्रथम ग्रंथ जिंदत सूरी की उपदेश रसायन रास को माना जाता है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है शालिभद्र सूरी की रचना मानी जाती है, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका जो समय है वह समय क्या है, तो समय है 1184 ईस्वी। और वज्रसेन सूरी की एक अन्य रचना इसी नाम से की गई है, जिसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, 1168 ईस्वी की रचना है। और रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य जो है शालिभद्र सूरी द्वारा रचित किया गया है, और पंच पांडाल चरित रास 1191 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको प्लीज़ कम से कम आप 5 से 10 बार रिवाइज कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं और प्रश्न आए ऑप्शन वाले तो ये एकदम से आपको ध्यान आ जाए कि हाँ इसका जो सही उत्तर है ये है। इस तरह से ये चीज़ों को याद कर लीजिए। देखिए, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य जो होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे बात हो रही है अपभ्रंश के प्रथम महाकाव्य की, तो पौम चरित्र जो है अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखिए वह अपभ्रंश का महाकाव्य जो है पहला पौम चरित्र है, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। और प्रथम कवि जो है महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है, जो कि पृथ्वीराज के सखा थे और राजकवि भी कहे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। तो पिंगल एक शैली है, पिंगल मतलब कि ब्रज भाषा को कहते हैं डिंगल और पिंगल। पिंगल जो है ब्रज भाषा नहीं राजस्थानी भाषा को कहा जाता है, तो पिंगल में लिखा गया है, ठीक है, पिंगल शैली में लिखा गया है। यह ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है, मतलब ब्रज भी इसमें उपयोग होता है और राजस्थानी भी, तो उस भाषा शैली को हम पिंगल कहते हैं। तो ठीक है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी को हम पिंगल कहते हैं। डिंगल और पिंगल ये दो प्रकार की रचनाएं, मतलब दो प्रकार की भाषाओं में, दो प्रकार की शैलियों में इस समय सबसे ज़्यादा रचनाएं जो कि आदिकाल में हमें देखने को मिलती है, और रासो ग्रंथ सबसे ज़्यादा इन्हीं दो प्रकार की शैलियों में हमें देखने को मिलता है। रासो परंपरा की प्रथम रचना जो है दलपति विजय का खुमाण रासो है, जो कि 9वीं शताब्दी का है। यहाँ पे देखिए रास साहित्य नहीं है, ये रासो साहित्य है, ठीक है। तो रासो साहित्य का जो प्रथम रचना है वह खुमाण रासो है, 9वीं शताब्दी का है, और इसको लिखा है दलपति विजय ने। रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति जो है हम्मीन रासो से मानी जाती है। अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति नल सिंह भाट की रचना विजयपाल रासो से मानी जाती है। तो अपभ्रंश की रचनाओं की जो समाप्ति है नल सिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो, उससे मानी जाती है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नाम का एक खंड है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग जो है समय है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें कई समय सर्ग हैं, ठीक है, जिनमें कन्वज युद्ध है। मतलब कि देखिए क्या है, पृथ्वीराज रासो जो है 69 समय सर्गों में विभक्त है। मतलब कि इसके जितने पार्ट्स हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, समय सर्ग कहते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के जो खंड हैं उनको हम समय सर्ग के नाम से जानते हैं। 69 समय सर्ग है, और कन्वज युद्ध जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। और देख लेते हैं जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में एक खंड कैमासवध है। कैमास मंत्री के कामाद को जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया था। तो इसमें ये भी बात आती है कैमास की, तो ये अगर आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ा होगा तो आपको ये बातें पता होंगी। नहीं पढ़ा तो केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी का प्रथम जय काव्य, देखिए जय काव्य जो है हिंदी का प्रथम जय काव्य जीत की गाथा जो है खुमाण रासो है। और रासो ग्रंथ की श्रृंगारिक काव्य रचना जो है विशलदेव रासो को कहा जाता है। तो देखिए
जो रासो ग्रंथ की श्रृंगारिक काव्य रचना है विशलदेव रासो को कहा जाता है। और आदि काल का क्रम देखें तो आदि काल का देखेंगे कि आदि काल में किस किस प्रकार की रचनाएं, पहले कौन सी रचनाएं हुई, उसके बाद कौन सी रचनाएं हुई, तो इन क्रमों को देखें तो पहले हमें रास साहित्य देखने को मिलते हैं, रास और जैन साहित्य, फिर रास साहित्य, रास जैन साहित्य देखने को मिलते हैं, फिर सिद्ध साहित्य देखने को मिलते हैं, फिर नाथ साहित्य देखने को मिलता है, फिर रासो साहित्य, फिर लौकिक साहित्य देखने को मिलता है। और एक मिनट, फिर है प्रथम गद्य साहित्य, फिर दूसरा पद्य। तो इस प्रकार की, मतलब इस प्रकार से आदिकाल में हमें रचनाओं का क्रम देखने को मिलता है कि इस प्रकार से जो रचनाएं हमें आदिकाल में होती हुई दिखती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्रमों को भी देख लीजिए। रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना जो है चंदन बाला रास को माना जाता है, जिसमें करुणा है और आदिकाल की रचना है, और रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना जो है चंदन वाला रास है। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक से माना जाता है। संदेश रासक से जो है करुण जो परंपरा है श्रृंगारिक रचनाओं की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक से माना जाता है। और इसको देख लीजिए, हिंदी में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। आपने पहेलियाँ, मुहावरे, इस तरह की चीज़ें जरूर सुनी होगी, तो ये अमीर खुसरो ही थे जिन्होंने शुरू किया। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके बारे में बात की जाती है कि इनको हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान की तूती, है ना। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं, जिसमें हमारी बातचीत हो रही है, खड़ी बोली है, तो अमीर खुसरो को इसका जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को कई वाद्य यंत्र, मतलब जो हम बजाते हैं ना, बजाने वाली चीज़, जैसे कि ढोलक, तबला, ये सब चीज़ जो होती है, इन सभी यंत्रों का भी जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का पूरा नाम जो था अबुल यमुनुद्दीन खुसरो था, और ये इनका असली नाम है अमीर खुसरो। तो मतलब एक तरह से बाद में इनका नाम पड़ा है, तो ये ऐसा नाम है, ठीक है। नख सिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना जो है रोड़ा कवि की राउलवेल है। तो रोड़ा कवि की राउलवेल है, जिसमें नक्सिक वर्णन हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है। और रीति काल में जो सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं नक्सिक वर्णन, नारी के जो नक्सिक वर्णन है उसी पे किया गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये नक्सिक होता क्या, मतलब सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक का जो वर्णन है उसी को हम नक्सिक वर्णन कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, और राउलवेल जो है पहली रचना हमें देखने को मिलती है, जो कि रोड़ा कवि के द्वारा की गई है। और देख लेते हैं हिंदी का जो प्रथम चंपू परंपरा की प्रथम रचना जो है रोड़ा कवि के द्वारा राउलवेल ही है। 12 मासा का वर्णन सबसे पहले जो है नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश में मिलता है, नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश में मिलता है। और हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले विशलदेव रासो में मिलता है। इसमें कार्तिक मास से 12 मासा का वर्णन मिलता है, जबकि पद्मावत में आषाढ़ मास से आरंभ होता है। तो देखिए क्या है, 12 मासा मतलब 12 महीनों का जो वर्णन है, 12 मासा एक तरह से रचनाएं की गई हैं, ठीक है। तो 2 रचनाएं हमें देखने को मिलती है, पद्मावत में भी 12 महीनों का वर्णन है, और जो विशलदेव रासो है इसमें भी 12 महीनों का वर्णन है, लेकिन दोनों में अलग अलग महीनों से शुरू होता है और ख़त्म होता है। तो राउलवेल रासो में कहाँ से मिलता है, कार्तिक मास से, और पद्मावत में आषाढ़ से शुरू होता है। तो ये सारी बात इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको जानना चाहिए। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि जो है विद्यापति को माना जाता है, जिनकी रचना है पदावली। मतलब कृष्ण को जो सबसे पहले लेके हाईलाइट किया जिन्होंने रचनाओं में काव्य के माध्यम से, वह है विद्यापति, और पदावली इनकी रचना है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले आलोचक जो है नरोत्तम स्वामी है। पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं, मुक्तक काव्य मानते हैं, तो नरोत्तम स्वामी इसको मुक्तक काव्य मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद मानने वाले जो आलोचक हैं या
आचार्य हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद में रचित माना है। ठीक है। और विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है और विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की आराधना में रचित पद नचारी कहलाता है। और देख लीजिए, विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। तो विद्यापति की जो रचना है, उन्होंने अपनी रचना को क्या कहा है? कहानी कहा है। एक मिनट। और देखिए क्या है, बंगाल के लोग जो हैं विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानते हैं और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। कवि शेखर, अभिनय जयदेव, कवि रंजन और कवि कंठाहार आदि के नामों से जाना जाता है। तो विद्यापति के ये कई उपनाम हैं जिनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो जरूर इनको जानना चाहिए और याद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में करके आ सके। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इन पॉइंट्स को देख रहे हैं, बाकी तो हमें कभी भी साहित्य को पूरा पढ़ना चाहिए ताकि हमें पूरा ज्ञान हो। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। अब देख लेते हैं, कवि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। तो अभिमान मेरु किसने कहा है? कवि पुष्पदंत ने खुद को कहा है। ठीक है। आदिकाल में स्वयं को कुकवि कहने वाले कवि स्वयंभू हैं और आदिकाल की रचना भविष्यत कहा जो है, भविष्यदत्त कथा में वर्णित पुत्र की कथा, बहुविवाह के दुष्परिणामों और साध्वी एवं उल्टा स्त्रियों के अंतर का वर्णन मिलता है। तो आदिकाल की जो रचना है भविष्यत कहा, और इसकी जो कथा है इसमें जो अच्छी स्त्रियां होती हैं और बुरी स्त्रियां होती हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन लक्ष्मी तिलक की रचना है जिसमें सप्त क्षेत्र त्रिरास जो कि 1270 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। और प्राकृत पैंगलम पूछा जाता है। पुरानी ब्रज भाषा राजस्थानी खड़ी बोली अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अलग है। आदिकालीन होते हुए भी मतलब आदिकाल वाले तत्व नहीं है, ये थोड़ा अलग है, आदिकाल से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि रचना का जो एक तरह से क्लेवर है वो थोड़ा अलग है ना। आदिकालीन रचना जगत सुंदरी प्रयोगमाला और वैदिक ग्रंथ है। ठीक है। रचनाकार अज्ञात है, इसके बारे में नहीं पता है। और आदिकालीन रचना जो है जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदिक ग्रंथ है। ठीक है। और इसको देख लेते हैं, जगनिक कृत जो रासु ग्रंथ है परमाल रासु, रचना को आल्हा के रूप में जाना जाता है। जगनिक, देखिए आला उदल के बारे में आप जानते होंगे, जगनिक के द्वारा ही लिखा गया है इनके बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। अगर आप इटावा और मैनपुरी के तरफ के लोग होंगे तो आपको जरूर इनके बारे में पता होगा क्योंकि इनके शौर्य के चर्चे बहुत ही ज़्यादा हमें सुनने को मिलते हैं। और इनके जो रचनाकार है जगनिक परमाल रासु की रचना की है और आल्हा के रूप में जाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोकगान है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। आपने आल्हा रामायण, आल्हा महाभारत सुनी होगी, जिसको किसी भी कहानी को गाने के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। इन्होंने जो अपनी रचना की है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें सब जितने भी काल हैं उनका विभाजन किया और सभी विभाजनों में सबका मतलब प्रकरणों में बांटा है। तो आदिकाल को इन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है। तो इसको देख लीजिए, पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय, दूसरे का नाम है अपभ्रंश काव्य, तीसरे का नाम है देश भाषा काव्य और चौथे का नाम है फुटकल रचनाओं की व्याख्या किया गया। ठीक है। अब आदिकाल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लीजिए। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसब जपियो अभट्टा। ठीक है। किसकी रचना है? विद्यापति की है। विद्यापति का एक और देख लेते हैं, आध बदन शशि विहसी दिखावली आध पिहिल निज बाहु और कुछ एक भाग बलाहक झापत
किछुक ग्रासल राहु। विद्यापति की ही ये भी रचना है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुनः। विद्यापति की ही है ये रचना। कविताएं हैं ये सारी की सारी विद्यापति के द्वारा, जिनकी एक एक लाइनें दी गई हैं। कनक कदली पर सिंह समारल ना पर मेर समारे, सरहपा की है। पंडित पंडित सल सत्य बक खान देही बुद्ध बसंत न जानई। गोरखनाथ की भी स्टेटमेंट देख लीजिए। गगन मंडल में औंधा कुआं तह अमृत का बासा। और इसको भी देख लीजिए। सगुआ होय सो भरी भरी पीवे निगुरा जाय पियारा। गोरखनाथ का एक और है। सोवता अवधु जीवता मुवा बोलता अवधु व्यंजरे सुवा। गोरखनाथ का ये भी है। अभिअंतर की त्योगे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे। ये भी स्वयंभू की है। राम कहाँ कथा सरी यही सुहंती। और चरपट नाथ का भी देख लीजिए। किसका बेटा किसकी बहू आप स्वारथ मिलिया सहू। तो देखिए ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट कविताएं हैं, जिनको आप जरूर देखिए पढ़िए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनाए जा चुके हैं और ये आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसीलिए ये सारे जो कविताओं के मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। चरपट नाथ का है। तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, तांबा तुम्बा ये दुई सूचा, राजा ही ते जोगी ऊंचा। तांबा डूबे तांबा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। हेमचंद्र का देख लीजिए। भल्ला हुआ जो मरिया बाहिनी म्यारा किंतु। और है लज्जेजू तू व्यंसुई और जय भाग्या घर अंतु। तो देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में और आपके लिए भी होगा, क्योंकि जब तक हम इसको रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है जवान पे नहीं बैठती। और उस समय जिस तरह से लिखी जाती थी उस तरह से हमारी जो बोली है थोड़ी अलग हो चुकी है, इसलिए हमें थोड़ी अलग लगती है। तो देखिए आदिकाल के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके लिए एक शॉर्ट पर्पस से, केवल रिवीजन पर्पस से और प्रैक्टिस के पर्पस से लेके आया हूँ। इनको आप रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। हो सके तो 5 से 6 बार वीडियो देखिए। वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम PDF जो दी गई है उसको पढ़िए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए अभी क्या है, अभी कई टीचरों के द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके द्वारा बताई जा रही है बात कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में हो सकता है। तो इन सभी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होता कुछ। ये केवल एक तरह से स्प्रेड करते हैं फालतू की चीज़ें, और उन सब से बचने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें सही होती है जो कि कुछ सही टीचर बताते हैं, तो आप लोग उन सभी चक्रों में मत पड़िएगा। दिसंबर को टारगेट लेके चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है 20 से 22 दिसंबर तक होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। तो साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है कि केवल आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो काम है 80% मेरी तरफ से हमेशा गारंटी रहती है काम हो जाएगा। बाकी आपको सिलेबस आपने पढ़ा रहेगा तो आपका 100% कहीं नहीं जाने वाला। और प्रैक्टिस जो है कंप्यूटर पे हो सके तो कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे एग्ज़ाम जब देने जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, और हो सके तो 3-3 घंटे का जो है एग्ज़ाम को देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ 3 घंटे बैठना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देंगे तो आपकी जो तैयारी है अच्छी होती रहेगी। और अपना सपोर्ट साहित्य गुरु चैनल के साथ ज़रूर बनाइए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आपको जो भी कमेंट में कहना है ज़रूर कहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।